नमस्कार। आज की ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आप सब कैसे हो? ठीक हो ना? बच्चों, आप सब जानते हैं हिंदी हमारे राष्ट्रभाषा के साथ साथ राजभाषा भी है। तो भाषा क्या है? भाषा अपने भावों को, विचारों को दूसरों तक पहुंचाने का एक साधन है। तो किसी भी भाषा के शुद्ध रूप से सीखने के लिए हमें व्याकरण सीखना पड़ता है। तो व्याकरण क्या है? व्याकरण का अर्थ होता है भली भांति समझना। तो व्याकरण का अर्थ क्या होता है? भली भांति समझना। तो व्याकरण क्या करता है? भाषा के बारे में हमें बताता है, भाषा के शुद्ध रूप के बारे में हमें बताता है। तो इसलिए हमें व्याकरण सीखना जरूरी होता है। तो आज हम हिंदी व्याकरण के एक महत्वपूर्ण अंश के बारे में जानेंगे। तो आज का हमारा अंश है समास। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? समास। समास, समास को इंग्लिश में कहते हैं कंपाउंड। इंग्लिश में हम समास को कंपाउंड कहते हैं। समास शब्द दो शब्दों के मेल से बना है। सम प्लस आस। यहाँ पर सम का अर्थ होता है पास और आस का अर्थ होता है रखना। तो यहाँ पर क्या होता है? समास में पास रखते हैं। किसको रखते हैं? शब्दों को पास रखकर हम क्या करते हैं? नए शब्द बनाते हैं। तो ऐसे बनाने की प्रक्रिया को ही हम समास कहते हैं। तो बच्चों, पहले आप ये चित्र देखिए। बच्चों, आपको चित्र में पाठशाला दिख रही है। पहले चित्र में क्या है? पाठशाला। पाठशाला का विस्तार रूप क्या होता है? पाठ के लिए शाला। पाठ के लिए शाला। और दूसरा चित्र क्या है? राजमहल। इसे इंग्लिश में कहते हैं पैलेस। राजमहल यानी राजा का महल। और तीसरा चित्र में क्या है? लड़का लड़की है। लड़का लड़की। तो इसे हम, इसका विस्तार रूप क्या है? लड़का और लड़की। तो ये शब्द कैसे बने हैं? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने हैं। तो ऐसे शब्दों को जुड़ने की प्रक्रिया को ही हम कहते हैं समास। तो समास क्या करता है? शब्दों को जोड़ता है। समास, समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण यानी छोटा रूप। तो समास क्या करता है? छोटा रूप बनाता है, संक्षिप्तीकरण करता है। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से एक नया एवं सार्थक शब्द बनता है। तो उसे हम कहते हैं समास। तो क्या समास क्या है? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से एक नया शब्द बनाता है और सार्थक शब्द बनाता है। तो नया शब्द क्या है? यहाँ पर पाठ के लिए शाला को हमने एक नया शब्द बनाया है, पाठशाला। और सार्थक शब्द भी है। सार्थक का अर्थ होता है उसका कुछ अर्थ निकलता है। तो ऐसे शब्दों को हम सार्थक शब्द कहते हैं। तो क्या है? यहाँ पर पाठशाला एक समास है। उदाहरण के लिए हम देखेंगे नील कमल। नीला है जो कमल, उसे हम कहते हैं नील कमल। यहाँ पर चित्र में देखिए क्या है? नील कमल। कमल कैसा है? नीला है। तो उस कमल को हम कह रहे हैं नील कमल। और दूसरा उदाहरण देखिए तिरंगा। इसमें कितने रंग है? 3 रंग है। कौन कौन से? नारंगी, सफेद और हरा।
तो ये 3 रंगों के समूह को हम क्या कह रहे हैं? तिरंगा कह रहे हैं। तो ऐसे शब्दों को बनना ही क्या है? समास है। समास की उपयोगिता। समास की उपयोगिता क्या है? भाषा में संक्षिप्तता आती है। तो समास की उपयोगिता से क्या होता है? भाषा में संक्षिप्तता आती है। तो क्या है ये संक्षिप्तता? संक्षिप्तता क्या है? कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ निकलने वाले शब्दों का प्रयोग करते हैं समास में। इसलिए समास की उपयोग करने से, समासिक शब्दों का उपयोग करने से क्या होता है? भाषा में संक्षिप्तता आती है। दूसरा क्या है? उच्चारण प्रक्रिया में सहजता का बोध होता है। तो उच्चारण प्रक्रिया, उच्चारण माने ये जो हम बोलते हैं या पढ़कर उच्चरित करते हैं, उस प्रक्रिया में क्या होता है? सहजता का बोध होता है। और तीसरा क्या है? भाषा के सौंदर्य में वृद्धि आती है। तो जब हम समास उपयोग करते हैं भाषा में, तो भाषा के सौंदर्य में क्या होता है? वृद्धि होती है। तो ये है समास की उपयोगिता। सामासिक शब्द। समास के नियमों से बने शब्द सामासिक शब्द या समस्त पद कहलाते हैं। जैसे रसोई के लिए घर, रसोईघर। तो यहाँ पर समास के नियम हम जान चुके हैं। क्या है? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से एक नया शब्द बनता है, तो उसे हम कहते हैं समास। तो उस नियम से यहाँ पर एक शब्द बना है, रसोई के लिए घर, रसोईघर। रसोईघर को हम कहते हैं किचन इंग्लिश में। तो रसोई बनाने के लिए जो घर रहता है उसे हम कहते हैं रसोईघर। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं, यहाँ पर भी हम शब्द बना चुके हैं। पूर्व पद और उत्तर पद। समास में 2 पद होते हैं। पहले पद को पूर्व पद कहते हैं, दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। तो समास में कितने पद होते हैं? 2 पद होते हैं। पहले पद को हम कहते हैं पूर्व पद और दूसरे पद को हम उत्तर पद कहते हैं। जैसे समस्त पद रसोई घर, तो हम ऊपर देखे हैं रसोई के लिए घर को क्या बनाए हैं हम? रसोई घर। तो वो शब्द क्या हुआ है? समस्त पद या सामासिक शब्द हुआ है। और उसमें कितने शब्द हैं? कितने पद हैं? 2 पद हैं। पहले पद को हम कहते हैं पूर्व पद और दूसरे पद को हम कहते हैं उत्तर पद। तो बच्चों यहाँ पर भी हम देख सकते हैं, यहाँ पर क्या हुआ है? समास के नियमों से एक शब्द बना है। यहाँ पर पाठ के लिए शाला से हमने बनाया पाठशाला। तो ये क्या हुआ? समस्त पद हुआ। तो समस्त पद में कितने शब्द हुए? कितने पद रहते हैं? 2 पद रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 पद है, पाठ और शाला। यहाँ पर भी 2 पद है, राज महल। और इसमें भी 2 पद है, लड़का लड़की। तो समस्त पद में जो पहला पद रहता है उस पद को हम कहते हैं पूर्व पद। तो यहाँ पर क्या है? पहला पद इसमें पाठ, राज और लड़का। ये शब्द क्या है? पूर्व पद है। ये पदों को हम कहते हैं, पहले पद को हम पूर्व पद कहते हैं। और यहाँ पर देखिए, इसमें दूसरा पद क्या है? शाला। और इस शब्द में क्या है? महल। और इसमें लड़की। तो ये शब्दों को हम कहते हैं उत्तर पद। दूसरे पद को हम क्या कहते हैं? उत्तर पद। तो समस्त पद में कितने पद होते हैं? 2 पद होते हैं। पहले पद को हम पूर्व पद कहते हैं और दूसरे पद को हम उत्तर पद कहते हैं। समास विग्रह। सामासिक शब्दों में समाहित शब्दों को अलग अलग करना समास विग्रह कहलाता है। तो सामासिक शब्द क्या है? यहाँ पर हम देख चुके हैं, जो समास के नियमों से जो शब्द बनता है उसे हम क्या कहते हैं? सामासिक शब्द कहते हैं। जो सामासिक पद में या समस्त पद में जो शब्द है उनको अलग अलग करके लिखना ही समास विग्रह कहलाता है। यहाँ पर विग्रह का अर्थ होता है अलग करना। तो समास के सामासिक शब्द को अलग अलग करना ही क्या कहलाता है?
समास विग्रह कहलाता है। यहाँ पर हम उदाहरण के लिए देखेंगे, यहाँ पर समस्त पद या सामासिक शब्द है गंगा जल और उसका विग्रह क्या है, समास विग्रह गंगा का जल। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी हम देख सकते हैं, हम पहले ये उदाहरण लिए हैं। तो यहाँ पर ये पाठशाला शब्द क्या हुआ, ये समस्त पद है, तो इसके पदों को अलग अलग करके लिखना ही क्या है, समास विग्रह है। समास विग्रह। तो यहाँ पर पाठशाला का समास विग्रह हुआ है पाठ के लिए शाला। उसी प्रकार राजमहल का समास विग्रह हुआ है राजा का महल। और लड़का लड़की, इसका समास विग्रह हुआ है लड़का और लड़की। तो इस प्रकार समास विग्रह किया जाता है। तो समास के नियमों से बनता है वो समस्त पद है, जो समासिक शब्द में समाहित शब्दों को अलग अलग करना ही समास विग्रह कहलाता है। समास के भेद। समास के 6 भेद होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं? समास के 6 भेद होते हैं। पहला है अव्ययी भाव समास, और दूसरा है तत्पुरुष समास, और तीसरा है कर्मधारय समास, और चौथा है द्विगु समास, और पांचवा है द्वंद्व समास, और छठवां है बहुव्रीहि समास। तो समास के कितने भेद होते हैं? पूरे 6 भेद होते हैं। पहला समास क्या है? अव्ययी भाव समास। तो पहला समास क्या है? अव्ययी भाव समास। जिस समास में पहला पद अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसका पहला पद प्रधान होता है तथा समस्त पद भी अव्यय का ही काम करता है। तो अव्ययी भाव समास में क्या होता है? पहला पद अव्यय होता है। तो अव्यय, अव्यय क्या है? अव्यय 2 शब्दों के मेल से बना है। अ प्लस व्यय। आ का अर्थ होता है नहीं, और व्यय का अर्थ होता है खर्च, खर्च होना। तो यहाँ पर अव्यय का अर्थ होता है, यानी इसका अर्थ होता है जहाँ खर्च ना हो, यहाँ पर कुछ खर्च ना हो। खर्च क्या है? यहाँ पर शब्दों का खर्च कैसा होता है? अर्थात इसमें विकार नहीं होते। तो इसको ही, अव्यय को ही हम कहते हैं अविकारी शब्द। अविकारी शब्द। विकार का अर्थ होता है परिवर्तन। जो अविकारी का मतलब होता है जिसमें परिवर्तन ना हो। ऐसे शब्दों को ही हम कहते हैं अव्यय शब्द या अविकारी शब्द। तो किसके कारण इनमें परिवर्तन नहीं होता? इसमें लिंग वचन कारक के कारण परिवर्तन नहीं होता। तो ऐसे शब्दों को ही हम कहते हैं अव्यय शब्द या अविकारी शब्द। तो यहाँ पर क्या होता है इस समास में? जिस समास में पहला पद अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो अव्ययी भाव समास में क्या होता है? पहला पद यानी पूर्व पद क्या होता है? अव्यय होता है। इसका पहला पद प्रधान होता है। तो पहला पद क्या होता है? पूर्व पद अव्यय भी होता है और प्रधान भी होता है, तथा समस्त पद भी अव्यय का ही काम करता है। तो और क्या होता है इसमें? समस्त पद भी अव्यय का ही काम करता है। जो पूर्व पद अव्यय होता है तो उससे जुड़ने के बाद क्या होता है? समस्त पद भी अव्यय का ही काम करता है। तो यहाँ पर हमने उदाहरण के लिए लिया है। समस्त पद क्या है? प्रतिदिन, और समास विग्रह है प्रत्येक दिन। समस्त पद क्या है? प्रतिदिन, और समास विग्रह क्या है? प्रत्येक दिन। तो इसमें वाक्य
प्रयोग करके देखेंगे क्या इसमें परिवर्तन होता है या नहीं। लड़का प्रतिदिन पाठशाला जाता है। और दूसरा वाक्य है लड़की प्रतिदिन पाठशाला जाती है। और तीसरा क्या है, हम प्रतिदिन पाठशाला जाते हैं। तो इस वाक्यों को ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर हमने प्रतिदिन शब्द का उपयोग किया है यहाँ पर, और लड़का प्रतिदिन पाठशाला जाता है। तो यहाँ पर लड़का क्या है, एक वचन है, और क्या है, पुल्लिंग शब्द है। यहाँ पर लड़का का क्या है, एक वचन शब्द है और पुल्लिंग शब्द है। तो इसके कारण ये प्रतिदिन शब्द में कुछ परिवर्तन आया है, कुछ भी परिवर्तन नहीं आया, कुछ भी विकार नहीं आया। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण में लेके देखेंगे हम। ये भी क्या है, लड़की क्या है, एक वचन है, और क्या है, स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पर लड़की शब्द क्या है, एक वचन है और स्त्रीलिंग शब्द भी है। तो इसके कारण यहाँ पर प्रतिदिन शब्द में कुछ परिवर्तन आया है, कुछ भी परिवर्तन नहीं आया है। और हम प्रतिदिन पाठशाला जाते हैं, ये हम क्या है, बहुवचन है। तो यहाँ पर बहुवचन के कारण भी कुछ भी परिवर्तन नहीं आया। तो इस प्रकार वचन और लिंग और कारक के कारण उस पद में परिवर्तन, जिस शब्द में परिवर्तन नहीं होता, तो उस शब्दों को हम अव्यय शब्द या अविकारी शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर प्रतिदिन क्या हुआ, अव्यय शब्द हुआ। और प्रति क्या हुआ, प्रति क्या है, इसमें अव्यय शब्द है। दिन इसके साथ जुड़ने के बाद ये समस्त पद भी क्या हो गया है, अव्यय का ही काम करता है, लिंग वचन कारक के कारण नहीं बदलते। और दूसरा उदाहरण क्या है, घर घर, यानी प्रत्येक घर। यहाँ पर भी ये घर घर शब्द भी क्या है, अव्यय शब्द है। इसका विग्रह क्या है, प्रत्येक घर। और उसी प्रकार सपरिवार, सपरिवार यानी परिवार के साथ। तो यहाँ पर भी ये शब्द क्या है, ये पद समस्त पद अव्यय है, और इसका विग्रह क्या होता है, परिवार के साथ। तो ये है अव्ययी भाव समास। जिस समास में पहला पद अव्यय होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसका पहला पद प्रधान होता है तथा समस्त पद भी अव्यय का ही काम करता है, तो हम उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। हमारा दूसरा समास है तत्पुरुष समास। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है तथा समस्त पद बनाते समय कारकों की विभक्ति हट जाती है, उन्हें तत्पुरुष समास कहते हैं। तो तत्पुरुष समास में क्या होता है, तत्पुरुष समास में तत्पुरुष समास जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, तो इस समास में क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास में हमने देखा उसमें क्या होता है, पहला पद अव्यय होता है, पूर्व पद अव्यय होता है और प्रधान भी होता है। और तत्पुरुष समास में क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है।
तथा समस्त पद बनाते समय कारकों की विभक्ति हट जाती है, उन्हें तत्पुरुष समास कहते हैं। तो समस्त पद बनाते समय क्या होता है, इसमें कारकों की विभक्ति चिन्ह हट जाता है, तो इसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे देश का देशभक्त, देश का भक्त, इसमें क्या हुआ है, समस्त पद में का लोप हुआ है। का क्या है, कारक की विभक्ति चिन्ह है, तो ऐसे बनने को ही हम तत्पुरुष समास कहते हैं। कारक, तो कारक क्या है, तत्पुरुष समास में कारकों की विभक्ति चिन्ह हट जाती है, तो ऐसा हमने पढ़ा है। तो कारक क्या है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। तो कारक क्या है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जाना जाता है उसे हम कारक कहते हैं। जैसे राम ने पेड़ से फल तोड़ा, तो इस वाक्य को ध्यान से देखिए, राम ने पेड़ से फल तोड़ा, इसमें राम तथा पेड़ क्या है, संज्ञा शब्द है। तो ये संज्ञा शब्दों को ने और से वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ रहे हैं, तो इस वाक्य में ने और से क्या है, कारक चिन्ह है। तो कारक क्या है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जाना जाता है उसे हम कहते हैं कारक। जैसे राम ने पेड़ से फल तोड़ा, इस वाक्य में ने और से कारक चिन्ह है। हिंदी में 8 प्रकार के कारक होते हैं। हिंदी में कितने प्रकार के कारक होते हैं, 8 प्रकार के कारक होते हैं। तो यहाँ पर कारक और उनके विभक्ति चिन्ह दिए गए हैं। कर्ता कारक, पहला क्या है, कर्ता कारक। कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह क्या है, ने। कर्म कारक, इसकी विभक्ति चिन्ह क्या है, को। करण कारक, इसकी विभक्ति चिन्ह क्या है, से, के द्वारा। संप्रदान कारक, इसका विभक्ति चिन्ह क्या है, के लिए, को। अपादान कारक, इसका विभक्ति चिन्ह क्या है, से। संबंध कारक, इसका विभक्ति चिन्ह क्या है, का, के, की। और अधिकरण कारक, इसका विभक्ति चिन्ह क्या है, में, पर। और आखिरी क्या है, संबोधन कारक, हे, अरे। तो इस प्रकार हिंदी में 8 प्रकार के कारक होते हैं, लेकिन तत्पुरुष समास में केवल 6 प्रकार के कारकों का ही प्रयोग होता है। कर्ता कारक और संबोधन कारक का प्रयोग नहीं होता। तो इसलिए कितने प्रकार है तत्पुरुष समास, 6 प्रकार के तत्पुरुष समास है। पहला क्या है, कर्म तत्पुरुष समास। इसमें कर्म कारक की विभक्ति चिन्ह को का लोप होता है। तो इसमें क्या होता है, कर्म तत्पुरुष समास में कर्म कारक की विभक्ति चिन्ह को का लोप होता है। यहाँ पर विग्रह देखिए, समास विग्रह में क्या है, चिड़िया को मारने वाला चिड़ी मार। तो चिड़िया को मारने वालों को हम क्या कहते हैं, चिड़ी मार कहते हैं। तो यहाँ पर समस्त पद में क्या हुआ है, को का लोप हुआ है, यानी कर्म कारक की विभक्ति का लोप हुआ है। और दूसरा उदाहरण देखिए, रथ को चलाने वाला रथ चालक। तो इसमें भी क्या हुआ है, समस्त पद में को का लोप हो गया है। तो इस प्रकार कर्म तत्पुरुष समास बनता है, इसमें कर्म कारक की विभक्ति चिन्ह का लोप होता है, तो इसलिए इसे हम कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं। और दूसरा क्या है, करण तत्पुरुष समास। इसमें करण कारक की विभक्ति चिन्ह से द्वारा का लोप होता है। तो इसमें क्या होता है, इस तत्पुरुष समास में करण कारक की विभक्ति चिन्ह का लोप होता है, तो इसीलिए हम इसे कहते हैं करण तत्पुरुष समास। समास विग्रह,
इसमें देखिए हस्त से लिखित, समस्त पद क्या है इसका? हस्तलिखित, हस्त से लिखित, हस्तलिखित। तो यहाँ पर से का लोप हो गया है, समस्त पद में देखिए से का लोप हो गया है, तो इसे हम कहते हैं करण तत्पुरुष समास। और दूसरा उदाहरण देखिए, स्वयं द्वारा रचित, स्वरचित, इसमें भी क्या हो गया है? करण कारक की विभक्ति चिन्ह द्वारा का लोप हो गया है, तो इसे हम कहते हैं करण तत्पुरुष समास। इसमें क्या होता है? करण कारक की विभक्ति चिन्ह का लोप होता है, इसलिए हम इसे कहते हैं करण तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष समास, इसमें संप्रदान कारक की विभक्ति चिन्ह के लिए का लोप होता है। तो संप्रदान कारक में क्या होता है? उसकी विभक्ति चिन्ह के लिए का लोप होता है। यहाँ पर उदाहरण के लिए हम देखेंगे समास विग्रह, देखिए प्रयोग के लिए शाला, प्रयोगशाला, यानी जहाँ पर हम प्रयोग करते हैं उस शाला का हम क्या कहते हैं? प्रयोगशाला कहते हैं। जैसे आप साइंस में देखते हैं, साइंस लैब रहता है ना, उसे हम कहते हैं प्रयोगशाला। और दूसरा उदाहरण क्या है? देव के लिए आलय, देवालय। तो देव के लिए हम जो आलय बनाते हैं हम उसे कहते हैं देवालय। तो इसमें क्या होता है? संप्रदान तत्पुरुष में संप्रदान कारक की विभक्ति चिन्ह का लोप होता है, तो इसीलिए हम इसे संप्रदान तत्पुरुष समास कहते हैं। और अगला तत्पुरुष समास है अपादान तत्पुरुष समास। इसमें अपादान कारक की विभक्ति चिन्ह से का लोप होता है। तो यहाँ पर इस समास में क्या होता है? अपादान कारक की विभक्ति चिन्ह का लोप होता है, इसलिए इसे हम कहते हैं अपादान तत्पुरुष समास। यहाँ पर समास विग्रह देखिए, रोग से मुक्त, रोग मुक्त। यहाँ पर क्या हुआ है? समस्त पद में से का लोप हुआ है। और दूसरा उदाहरण क्या है? जन्म से अंधा, जन्मांध। इसमें भी क्या हुआ है? से का लोप हुआ है समस्त पद में, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? अपादान तत्पुरुष समास। इसमें अपादान कारक की विभक्ति चिन्ह का लोप होता है, इसलिए हम इसे अपादान तत्पुरुष समास कहते हैं। और हमारा अगला समास है संबंध तत्पुरुष समास। इसमें संबंध कारक की विभक्ति चिन्ह का, के, की का लोप होता है। तो इस समास में क्या होता है? संबंध तत्पुरुष समास का, समास के कारक की विभक्ति चिन्ह का, के, की का लोप होता है। यहाँ पर देखिए समास विग्रह में क्या है? आम का वृक्ष, आम वृक्ष। समस्त पद में का लोप हो गया है। दीनों के नाथ, दीननाथ। इसमें के विभक्ति चिन्ह का लोप हो गया है। राजा की पुत्री, राजपुत्री। यहाँ पर भी क्या हुआ है? की का लोप हुआ है। तो यहाँ पर किसका लोप हुआ है? संबंध कारक की विभक्ति चिन्हों का लोप हुआ है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? संबंध तत्पुरुष समास। और अगला तत्पुरुष समास है अधिकरण तत्पुरुष समास। इसमें अधिकरण कारक की विभक्ति चिन्ह में पर का लोप होता है। तो यहाँ पर क्या होता है? अधिकरण कारक की विभक्ति चिन्ह में पर का लोप होता है, यानी समस्त पद में उनका वो विभक्ति चिन्ह हट जाते हैं। यहाँ पर देखिए वन में वास, वनवास, वन में वास, वनवास। यहाँ पर क्या हुआ है? में का लोप हुआ है। क्या हुआ है? में का लोप हुआ है। और दूसरा क्या है? घोड़े पर सवार, घुड़सवार, घोड़े पर सवार, घुड़सवार। इसमें क्या हुआ है? पर का लोप हुआ है समस्त पद में। तो अधिकरण कारक की विभक्ति चिन्ह समस्त पद में लोप होने के कारण इन्हें क्या कहते हैं हम? अधिकरण तत्पुरुष समास। तो समास, तत्पुरुष समास कितने प्रकार के हैं? 6 प्रकार के हैं। पहला क्या है? कर्म तत्पुरुष समास। दूसरा क्या है? करण तत्पुरुष समास। और तीसरा क्या है? संप्रदान तत्पुरुष समास। और चौथा है अपादान तत्पुरुष समास।
और पांचवा क्या है, संबंध तत्पुरुष समास, और छठवा क्या है, अधिकरण तत्पुरुष समास। इनमें क्या होता है, इस समास में उत्तर पद प्रदान होता है और समस्त पद बनाते समय विभक्ति चिन्हों का लोप होता है, तो इसलिए इसे हम कहते हैं तत्पुरुष समास। हमारा अगला समास है कर्मधारय समास। तो तीसरा समास क्या है, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, इस समास में पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष होता है, अथवा एक उपमान और दूसरा पद उपमेय होता है। तो इस समास में क्या होता है, दो पदों में एक पद क्या होता है, विशेषण होता है, दूसरा पद क्या होता है, विशेष होता है, अथवा एक पद उपमान होता है और दूसरा पद क्या होता है, उपमेय होता है। तो विशेषण क्या है, आप सब जानते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम कहते हैं विशेषण। तो विशेष क्या है, जिसकी विशेषता बताई जाए। जो हम विशेषता किसकी बताई जा रही है वहाँ पर, उसे हम विशेष कहते हैं। यहाँ पर उदाहरण के लिए हम देखेंगे नीलांबर, नीला है जो अंबर, तो यहाँ पर अंबर क्या है, संज्ञा शब्द है, तो यहाँ पर अंबर क्या है, संज्ञा है। तो उसकी विशेषता क्या है, नीला, तो यहाँ पर नीला क्या हुआ है, विशेषण हुआ है, और अंबर क्या हुआ है, विशेष हुआ है। तो विशेषता बताने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं, जिसकी विशेषता बताई जा रही है उस शब्द को हम कहते हैं विशेष। तो नीलांबर शब्द में अंबर विशेष है और नीला क्या है, विशेषण है, विशेषण और विशेष। और लाल मणि, दूसरा उदाहरण क्या है, लाल मणि, इसमें भी क्या है, लाल क्या है, विशेषण है, और मणि क्या है, विशेष है। लाल है जो मणि, जो मणि की विशेषता क्या है, यहाँ पर लाल है, और मणि कैसी है, लाल रंग में है, तो यहाँ पर मणि की विशेषता क्या है, लाल, तो लाल क्या है, यहाँ पर विशेषण है, और मणि क्या है, विशेष है। इसी प्रकार उपमान उपमेय, उपमान क्या है, जिससे उपमा दी जाए, तो यहाँ पर क्या दिया जा रहा है, उपमा दी जा रही है। उपमेय, जिसकी उपमा दी जाए, तो यहाँ पर उपमा क्या है, उपमा शब्द का अर्थ होता है तुलना, तो यहाँ पर क्या होता है, उपमा का अर्थ होता है तुलना। तो उपमान क्या है, जिससे, उपमा अर्थात तुलना, तो जिससे तुलना दी जाए, तो हम किसी शब्द को किससे हम तुलना कर रहे हैं उस शब्द को हम उपमान कहते हैं, और जिसकी तुलना हम कर रहे हैं उसको हम उपमेय कहते हैं। यहाँ पर उदाहरण के लिए देखिए चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, यहाँ पर क्या है, चंद्र क्या है, यहाँ पर चंद्र के समान मुख, जिस यहाँ पर किसकी उपमा दी जा रही है, मुख की, यानी मुख की तुलना हम किससे कर रहे हैं, चंद्र के साथ कर रहे हैं। तो यहाँ पर मुख क्या हुआ है, मुख उपमेय है, और जिससे की जा रही है तुलना, चंद्र से की जा रही है, तो यहाँ पर क्या हुआ, चंद्र क्या हुआ, उपमान हुआ, और मुख क्या हुआ, उपमेय हुआ। तो ऐसे कर्मधारय समास में क्या होता है, पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष होता है, अथवा एक उपमान और दूसरा क्या होता है, उपमेय होता है। तो कर्मधारय समास के और कुछ उदाहरण हम इस तरह ले सकते हैं, नील गाय, नील गाय, तो इसे विग्रह करें तो क्या होता है, नीली है जो गाय। उसी तरह हम कनकलता, कनक रूपी लता, लता कैसी है, कनक की तरह, कनक यानी सोने जैसा है,
तो इस प्रकार कर्मधारय समास होता है। तो हमारा अगला समास क्या है? द्विगु समास। द्विगु समास जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो तथा विग्रह करने पर समूह का बोध हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। तो द्विगु समास में क्या होता है? पहला पूर्व पद क्या होता है? संख्यावाचक विशेषण होता है। द्विगु समास जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो तथा विग्रह करने पर समूह का बोध हो, उसे हम द्विगु समास कहते हैं। तो यहाँ पर संख्या क्या है? नंबर। तो इसमें पूर्व पद यानी पहला पद क्या होता है? संख्यावाचक विशेषण होता है। यहाँ पर उदाहरण के लिए देखिए, चौराह, 4 राहों का समूह। चौराह क्या है? 4 राहों का समूह, चौराह। तो यहाँ पर चौ क्या है? चौ का अर्थ होता है 4 और राह क्या है? रास्ता हम कहते हैं। तो चौराह, 4 राहों का समूह। तो चौराह में पहला पूर्व पद क्या हुआ है? संख्यावाचक विशेषण हुआ है और विग्रह करने पर क्या हो रहा है? 4 राहों का समूह हो रहा है। तो ये क्या है? द्विगु समास। वैसे ही और एक उदाहरण यहाँ पर हम लेंगे, पंचवटी। पंचवटी में क्या है? ये पहला पद यानी पूर्व पद क्या है? पंच अर्थात 5 वट वृक्षों का समूह। वट क्या है? वट वृक्ष क्या है? आप सब जानते हैं ना। तो यहाँ पर क्या है? 5 वट वृक्षों के समूह को हम कहते हैं पंचवटी। और तीसरा उदाहरण क्या है? त्रिलोक। यहाँ पर त्रि क्या है? संख्यावाचक विशेषण है। यहाँ पर त्रि क्या है? संख्यावाचक विशेषण है। त्रि का अर्थ होता है 3। त्रिलोक का मतलब क्या हुआ? 3 लोकों का समूह। तो इस समास में क्या होता है? पहला पद यानी पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है तथा विग्रह करने पर क्या होता है? समूह का बोध होता है। तो उसे हम द्विगु समास कहते हैं। इसी प्रकार द्विगु समास के और कुछ उदाहरण देखेंगे। इसके अंतर्गत दोपहर भी आता है। 2 पहरों का समूह, 2 पहरों का समूह। उसी प्रकार सप्ताह। सप्ताह क्या है? 7 दिनों का समूह या समाहार भी इसे हम कह सकते हैं। तो इस प्रकार द्विगु समास का उदाहरण हम देख सकते हैं। यहाँ पर भी देखिए, अब क्या हुआ है? इसमें भी 2 क्या है? संख्यावाचक विशेषण है यानी पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण है और विग्रह करने पर क्या हो रहा है? समूह का बोध हो रहा है। और यहाँ पर भी सप्ताह, 7 दिनों का समूह। यहाँ पर भी क्या हो रहा है? 7 दिनों का समूह हो रहा है। इसमें भी संख्यावाचक विशेषण है। और हमारा अगला समास क्या है? द्वंद्व समास। जिस समस्त पद में दोनों पद समान हो तथा विग्रह करने पर बीच में और या का बोध हो, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। तो द्वंद्व समास क्या है? इसमें दोनों पद समान होते हैं और विग्रह करने पर क्या होता है? बीच में और या का बोध होता है। तो क्या होता है? इसमें दोनों पद समान होते हैं और विग्रह करने पर और
या का बोध होता है। द्वंद्व समास। तो यहाँ पर उदाहरण के लिए हम लिए हैं माता पिता। माता और पिता समस्त पद क्या है यहाँ पर? माता पिता। तो इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं और इसमें क्या होता है? पूर्व पद और उत्तर पद के बीच में योजक चिन्ह होता है। तो यहाँ पर देखिए आप, माता पिता, इसमें माता भी प्रधान है और पिता भी प्रधान है और पूर्व पद उत्तर पद के बीच में क्या होता है? ये चिन्ह होता है, इसे हम योजक चिन्ह कहते हैं। और विग्रह करने पर क्या हो रहा है? माता और पिता। तो क्या हो रहा है यहाँ पर? माता और पिता। यहाँ पर और का बोध हो, यहाँ का बोध होता है। तो उसी प्रकार राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, उसमें भी दोनों पद प्रधान होते हैं और विग्रह करने पर क्या होता है? और या का बोध होता है। उसी प्रकार हार जीत, हार या जीत, यहाँ पर क्या हुआ है? विग्रह करने पर या का बोध हो रहा है। तो और कुछ उदाहरण द्वंद्व समास के हम देखेंगे। अन्न जल, अन्न और जल। अन्न जल, अन्न जल में क्या हुआ है? यहाँ पर भी दोनों पद प्रधान है और यहाँ पर क्या हो रहा है? विग्रह करने पर और का बोध हो रहा है। और एक उदाहरण लेंगे, जल वायु। जल और वायु, यहाँ पर भी क्या हो रहा है? दोनों पदों की प्रधानता है इसमें और उत्तर पद और पूर्व पद और उत्तर पद के जोड़ने के लिए क्या है? जो योजक चिन्ह है और विग्रह करने पर क्या हो रहा है? और का बोध हो रहा है। तो इस समास को हम द्वंद्व समास कहते हैं। बहुव्रीहि समास। तो हमारा अगला समास क्या है? बहुव्रीहि समास। जिस समास में पहला पद और दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो इसमें क्या होता है? पहला पद और दूसरा पद यानी पूर्व पद और उत्तर पद मिलकर क्या होता है? किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। पहले हम अव्ययी भाव समास में देख चुके हैं, उसमें क्या होता है? पूर्व पद प्रधान होता है और तत्पुरुष समास में क्या होता है? उत्तर पद प्रधान होता है। और कर्मधारय समास में क्या होता है? एक पद विशेषण, विशेष या उपमान उपमेय होता है। और द्विगु समास में क्या होता है? पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है। और द्वंद्व समास में क्या होता है? दोनों पद समान होते हैं। लेकिन बहुव्रीहि समास में क्या होता है? इसकी विशेषता क्या है? इसमें दोनों पद मिलकर क्या करते हैं? तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, तो उसे हम कहते हैं बहुव्रीहि समास। तो यहाँ पर उदाहरण देखिए, लंबोदर, लंबा है उदर जिसका। तो यहाँ पर लंबोदर किसे कहते हैं हम? गणेश जी को कहते हैं। तो इसमें पूर्व पद क्या है? पहला पद क्या है इसमें? लंबा। और दूसरा पद क्या है? यानी उत्तर पद क्या है इसमें? उदर। तो इसमें इस पद में क्या है? ये दोनों पदों की भी विशेषता नहीं है, मगर ये दोनों शब्द मिलकर, दोनों पद मिलकर क्या कर रहे हैं? गणेश के ओर संकेत कर रहे हैं। उसी प्रकार दशानन, दस है आनन जिसके, अर्थात रावण। तो क्या है?
10 है आनन जिसके, आनन का अर्थ होता है मुख, तो दशानन हम किसे कहते हैं? रावण को कहते हैं। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, तो वो कौन है? शिव है। तो यहाँ पर लंबोदर कौन है? गणेश जी हैं। और नीलकंठ कौन है? शिव है। तो इस बहुव्रीहि समास में क्या होता है? दोनों पदों की प्रधानता ना होकर वो दोनों पद मिलकर क्या करते हैं? तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। तो इसके और कुछ उदाहरण हम देखेंगे। श्वेतांबर, श्वेत है अंबर जिसके, तो श्वेतांबर किसे कहते हैं हम? श्वेत है अंबर जिसके, कौन है वो? सरस्वती। अंबर यानी वस्त्र, तो यहाँ पर श्वेत अंबर पहनने वाले कौन है? सरस्वती माँ है। तो यहाँ पर क्या है? ये पद किसके ओर संकेत कर रहे हैं? सरस्वती के ओर संकेत कर रहे हैं। तो ऐसे शब्दों को हम कहते हैं बहुव्रीहि समास। तो आज हमने क्या सीखा? समास किसे कहते हैं? समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। समस्त पद में कितने पद होते हैं? 2 पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। समास विग्रह, सामासिक शब्द में समाहित शब्दों को अलग अलग करना ही क्या है? समास विग्रह कहलाता है। समास में कितने भेद हैं? समास में पूरे 6 भेद हैं। पहला क्या है? अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में क्या होता है? पहला पद यानी पूर्व पद अव्यय होता है और समस्त पद भी अव्यय का ही काम करता है। तो दूसरा क्या है? तत्पुरुष समास। इस समास में क्या होता है? उत्तर पद प्रधान होता है और समस्त पद बनाते समय क्या होता है? विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है। इसमें 6 प्रकार के तत्पुरुष समास हैं। और हमारा तीसरा क्या है? कर्मधाराय तत्पुरुष कर्मधाराय समास। इसमें एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है, अथवा एक पद उपमान और दूसरा पद उपमेय होता है। और द्विगु समास में क्या होता है? द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है और समास विग्रह करने पर क्या होता है? समूह का बोध होता है। द्वंद्व समास, इसमें क्या होता है? द्वंद्व समास में दोनों पद भी प्रधान होता है और विग्रह करने पर और या का बोध होता है, तो उसे हम द्विगु समास कहते हैं। और बहुव्रीहि समास में क्या होता है? दोनों पद मिलकर तीसरे पद के ओर संकेत करते हैं, तो उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो आज के परियोजना कार्य के प्रश्न लिख लीजिए। परियोजना कार्य, समास के कितने भेद हैं? नाम लिखिए। पहला प्रश्न क्या है? समास के कितने भेद हैं? नाम लिखिए। और दूसरा प्रश्न है समास विग्रह कीजिए। नवरत्न, लाल किला, रात भर, सुख दुख, गजानन। तो बच्चों, आशा करती हूँ को आपको ये पाठ अच्छा लगा। तो आप सब ये प्रश्नों के उत्तर अपने उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिए। धन्यवाद।